नमस्कार साथियों, आप सबका विनोद क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 वायु का अध्ययन करेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, मन लगा के पढ़ाई करिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझिए ताकि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या नहीं हो। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके चैप्टर के अंदर हम वायुमंडल के बारे में समझेंगे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का जो कंपोजिशन है, जो इसका संगठन है, वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ उसके बारे में देखेंगे। फिर हम वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उनकी संरचना जो है, विभिन्न परतें उनकी विशेषताएं क्या है, हम उसे देखेंगे। उसके बाद हम जो वेदर एवं जो क्लाइमेट है, मौसम एवं जलवायु, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसकी जो प्रमुख वायुदाब पेटियां है, एयर प्रेशर बेल्ट है, हम उसे देखेंगे। फिर हम ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, और फिर हम लास्ट में जो है हम वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स का अध्ययन करेंगे। साथियों, वायुमंडल हमारा जो है वो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, जो ग्लोब पे जब आप देखते हैं तो ये आपका पृथ्वी का प्रतिरूप है। इस पृथ्वी को चारों ओर से गैसों के जो आवरण ने घेर रखा है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। जो गैसें जो है वो इस पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है और इस पृथ्वी की सतह से चारों ओर से जो घेरे हुए, इसको बांधे हुए है, इसका जो मुख्य कारण है वो भी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण से जो इसका वायुमंडल है वो पृथ्वी से बंधा हुआ है। और साथियों, इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन की दशाएं पाई जाती है, जबकि अन्य ग्रह जो है वहाँ पर इस प्रकार का वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण ही वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। ये जो है आप ग्लोब को पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि सामान्यतः जब हम नॉर्थ, इस तरीके का हम पृथ्वी को समझाने के लिए गोलाकार आकृति में बनाते हैं और हम नॉर्थ और साउथ हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में जरूर रहे साथियों, ये जो हमारा नॉर्थ और साउथ का जो बनाया हम लोग बनाते हैं वो आपको समझाने के लिए बनाते हैं। अदरवाइज वास्तविक रूप में तो पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई रहती है और जो इसका नॉर्थ पोल है वो आपको पता है कि यह इधर आपका नॉर्थ पोल रहता है और ये आपका साउथ पोल होता है। ये जो आपको इधर नॉर्थ और साउथ जो इस तरीके से बनाते हैं वो आपको समझाने के लिए बनाते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो साथियों, भाई वायुमंडल होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। उन गैसों में जो प्रमुख रूप से जो गैसें पाई जाती हैं, सर्वाधिक जो गैस पाई जाने वाली है वो नाइट्रोजन है, 78% जो नाइट्रोजन पाई जाती है। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है जो 21% पाई जाती है। थर्ड नंबर पर आर्गन है, 0.93% पाई जाती है। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। और फिर शेष सभी अन्य गैसें। ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, सीक्वेंस में पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है ऑक्सीजन, आपको पता है कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन साथियों एक बात जरूर ध्यान रहे, पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं ले पाते हैं। वो इस नाइट्रोजन को एज ए नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो पेड़ पौधे के जड़ों में उधर जो बैक्टीरिया ये होते हैं, ये नाइट्रोजन को जब नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं उसके बाद में ही ये उसे यूज में ले पाते हैं। जो आपकी आर्गन गैस है ये आपकी एक निष्क्रिय गैस है। और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.03% जो पाई जाती है, ये पृथ्वी के वायुमंडल को, पृथ्वी को गर्म रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट गैस है, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है ये हम आपको अभी समझाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी एक इम्पोर्टेंट गैस है। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे कि जो भारी चीज़ होती है वो पृथ्वी सतह के पास में पाई जाएंगी और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर पाई जाएंगी। इसी कारण से जो भारी गैसें हैं वो पृथ्वी की सतह के पास में पाई जाती है और जो हल्की गैसें हैं वो ऊपर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, इसलिए पृथ्वी की सतह के पास में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है।
अब हम आपको बता रहे थे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। साथियों, सूर्य से जो विकिरण आते हैं, जो सोलर रेडिएशन आते हैं, वो यदि हमारे यहाँ वायुमंडल ना हो तो जो सीधे ही सूर्य की किरणें आएंगी उससे हमारे सतह पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जल जाएंगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। और जब रात के टाइम में जब विकिरण वापस जो पृथ्वी उत्सर्जित करेगी तो इसके वापस जाने से ये इतनी ठंडी हो जाएगी जैसे बर्फ़ का गोला है, और उस स्थिति में यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। लेकिन जो भी यहाँ जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें मेन कारण जो है यहाँ का वायुमंडल है। उसमें वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें जो पाई जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है साथियों, ये सूर्य से आने वाली किरणों को तो आने देती है, लेकिन जब पृथ्वी की सतह से जब विकिरित होकर वापस जाती है इनको ऐसे नहीं जाने देती है। वो इसको ट्रैप कर लेंगी, इनको रोक लेंगी यहीं, और वापस परावर्तित भी कर देंगी कुछ को। तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी की जो सतह है, उसका तापमान जो है हाई बना रहेगा, और औसत तापमान को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये। इसी कारण से जो है हमारे यहाँ जीवन की उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। लेकिन वर्तमान में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पृथ्वी से विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं उसे रोक रहे हैं, और हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए वर्तमान में जो भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से हो रही है। तो ये चीज़ें आप देख चुके हैं साथियों, और हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं साथियों तो आप देखें कि वायुमंडल की विभिन्न परतें पाई जाएंगी। ये परतें आपको दिखने में नहीं दिखेंगी, लेकिन ये परतें जो है आपके स्टडी के हिसाब से इनको विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो परत पाई जाती है वो है आपका क्षोभ मंडल। सेकंड नंबर पे है आपका समताप मंडल। थर्ड पे है आपका मध्य मंडल। फोर्थ पे है आपका बाह्य मंडल, और फिर पे है आपका बहिर्मंडल। ये बिल्कुल सीक्वेंस में आप लोगों को पता हो, एग्जामों में पूछा जाता है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेजोस्फियर, बाह्य मंडल को थर्मोस्फियर, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश के जब शब्द आए तो आप उससे समझने की कोशिश करें। जो हिंदी मीडियम के जो मेरे साथी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश के शब्द भी आजकल समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई इंग्लिश के शब्द आए तो आप उससे डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। अब हम एक एक परत के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पांचों परतों के नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाती है। सेकंड चीज़, अब हम जब क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं, देखिए साथियों, क्षोभ मंडल जो है हमारी पृथ्वी की सतह के जो सबसे पास में जो परत पाई जाती है वायुमंडल की, वो क्षोभ मंडल है। इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे जो विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है वहाँ पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वहीं जो ध्रुव है, ध्रुवों पर इसकी मोटाई लगभग 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। समझ रहे हैं? जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, उस क्षेत्र में जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई है वहाँ तक आपका क्षोभ मंडल पाया जाएगा। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर आते हैं इसकी ऊंचाई घट जाती है। ध्रुवों पर सतह से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही क्षोभ मंडल पाया जाता है। साथियों, जो क्षोभ मंडल है हमारे, इस क्षोभ मंडल में ही हमारे पृथ्वी पर जो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे सभी मौसम संबंधी परिवर्तन इसी क्षोभ मंडल में और इसी अर्थात इसी परत में पाए जाते हैं। जैसे हमारे बादलों का बनना, ये देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के जो है ये हमारे बादल है। तो बादलों का बनना आपके क्षोभ मंडल में पाया जाता है। वर्षा का होना, इस प्रकार की जितनी भी मौसम संबंधी परिवर्तन है वो आपके क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल के बाद में जब हम दूसरा मंडल देखते हैं,
क्षोभ मंडल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा साथियों, जैसे इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो आपके लगभग 13 किलोमीटर के लगभग जो है इसकी औसत ऊंचाई, जो एवरेज हाइट है क्षोभ मंडल की वो आपकी 13 किलोमीटर है। ये आपको पता हो, एग्जाम में पूछा जाता है। क्षोभ मंडल के बाद में जब हम आते हैं तो वो है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग 50 किलोमीटर तक जो है वो समताप मंडल पाया जाता है क्षोभ सीमा से ऊपर। समताप मंडल के अंदर जो विशेषता है, इसकी मुख्य विशेषता, समताप मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, इसीलिए जो हवाई जहाज और इसके चलने के लिए जो उपयुक्त परत है वो अपनी समताप मंडल है। तो एरोप्लेन और ये जो है हवाई जहाज और ये जो हमारी समताप मंडल के अंदर चलते हैं। इसके साथ साथ एक इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता है इस मंडल के अंदर ओजोन गैस का पाया जाना। ओजोन गैस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट गैस है। ये ओजोन गैस जो है हमारी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। अदरवाइज यदि ओजोन गैस नहीं होती तो सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी त्वचा पर सीधा प्रहार करती, कैंसर, त्वचा कैंसर होता और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती और जीवन को जो है बड़ा ही मुश्किल बनाती। तो ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उसको रोकती है। इसलिए जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट गैस है। ये आपका जो समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद में जब हम आते हैं तो लगभग 80 किलोमीटर तक हमारा मध्य मंडल पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में मेजोस्फीयर कहते हैं। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, आपको ये कुछ लाइट टूटे हुए तारे जैसे चीज़ें दिख रहे हैं। मध्य मंडल के अंदर जो मीटियोर्स हैं, जो आपके उल्काएं हैं, वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है तो घर्षण के कारण आग उत्पन्न होती है और वो जो है इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है वो मध्य मंडल के अंदर होती है, उल्का पिंडों के जलने और इस तरह की चीज़ें जो पाई जाती हैं इसके अंदर। ये आपका मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद में हमारा थर्मोस्फीयर आता है। इसी के अंदर हमारा आयन मंडल पाया जाता है, जिसमें रेडियो तरंगे जो हैं वो यहीं से परावर्तित होकर वापस लौट के आती हैं। तो जो रेडियो संचार जो है वो इसी आयन मंडल के कारण ही संभव हो पाता है। और इसके बाद में जो है हमारा वो बहिर्मंडल पाया जाता है, वो एक्सोस्फीयर है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये आपका टेम्परेचर का दिखाया हुआ है कि ये क्षोभ मंडल जो है इसकी एक अन्य विशेषता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह है जब पृथ्वी की सतह से जब हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। या कहीं कहीं आपको एक चीज़ और मिल सकती है कि 165 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जाने पर 165 ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, 165 मीटर है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ये आपकी दोनों एक ही चीज़ हैं। जब आप इसको जो है मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है साथियों, इसे जो है सामान्य ताप ह्रास दर भी बोलते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट जो है वो बोलते हैं। जब पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। ये क्षोभ सीमा की, क्षोभ मंडल की स्पेसिफिक विशेषता है। तो ये देखिए, अगर तापमान यहाँ इतना है तो ये जो है टेम्परेचर कम होता जाएगा आपके क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करने वाली जो लेयर है इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो समताप मंडल में कुछ ऊंचाई तक तापमान कांस्टेंट बना रहता है और उसके बाद में जो है इसमें वृद्धि होती रहती है। समताप मंडल के बाद में जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में देखिए पुनः टेम्परेचर में कमी होने लगती है। सबसे कम टेम्परेचर जो वायुमंडल में पाया जाता है तो वो इसी मध्य मंडल में ही पाया जाता है और आगे वायुमंडल में उसमें पुनः जो है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लग जाती है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।
इसके बाद में हम वेदर एवं क्लाइमेट के बारे में आते हैं। साथियों, मौसम जो है वो हमारा दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। आज तापमान ज़्यादा है, हो सकता है 1 घंटे बाद में तापमान कम हो जाए, वर्षा हो जाए, तो ये सब हमारी मौसम संबंधी गतिविधियाँ हैं। जबकि जलवायु हमारा एक लंबे समय का मौसम का औसत है, जो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होने जैसी घटना नहीं है। तो मौसम और जलवायु में यही फर्क है कि मौसम हमारा क्षणिक है, लगभग दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो सकता है, जब जलवायु हमारा जो है एक लंबे समय के मौसम का औसत है। इसके विभिन्न फैक्टर्स हैं साथियों, जो टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, विंड, ह्यूमिडिटी, विभिन्न प्रकार के कारक हैं। टेम्परेचर जो है वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मौसम को प्रभावित करता है, जो वायु की गतियों को प्रभावित करता है। इसके लिए एक कंसेप्ट हमेशा याद रहे साथियों कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ आपको पता है कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, हल्की होंगी, इसलिए गर्म होकर ऊपर उठेंगी और पृथ्वी की सतह पर जो है कम दाब होगा, लो प्रेशर होगा। अर्थात जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर दाब कम होगा। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है आगे जो आपका जलवायु विज्ञान है, जो वायुदाब की पेटियाँ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इसी कंसेप्ट को उपयोग में लेना है। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर हवा हल्की होगी, ऊपर उठेगी, और जब हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी तो जब ऐसे ऊपर उठेगी तो आपको पता है कि नीचे जगह खाली होगी और यहाँ जो है लो प्रेशर आपका उत्पन्न होगा, और जहाँ ऊपर जाके इकट्ठी होती है वहाँ आपका हाई प्रेशर होता है। तो एक ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ दाब कम होगा। सेकंड चीज़ जो वायु दाब है, जो एयर प्रेशर है साथियों, वायु दाब का मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण पाया जाता है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो ये भी साथियों जो परतें हैं, जो लेयर है, ये पृथ्वी के ऊपर दाब बनाती है, इसे ही वायुदाब कहते हैं। ये आपका एयर प्रेशर है। पवन, विंड, एयर और पवन में अंतर है, हवा एवं वायु में अंतर है। जो विंड होती है ये हमारी बहती हुई हवा, जब हवा क्षैतिज रूप से गति करती है तो उसे पवन कहते हैं, ये हमें पता हो। ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है, जो वाटर वेपर उपस्थित है, उसे ही ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। बारिश के लिए वायु में आर्द्रता का होना आवश्यक है। ये देखिए साथियों, जो हम बता रहे थे आपको कि जो टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन है वो आप लोगों को बताया था अभी कि तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और पृथ्वी की सतह पर कम दाब होगा। इसी प्रकार से जहाँ, अब तो आप समझ गए, लो प्रेशर मतलब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जिसके कारण यह लो प्रेशर है, या टेम्परेचर कम होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा। तो साथियों एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा याद रहनी चाहिए वो ये है कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी परिवर्तित नहीं होगी, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठेगी और उससे सतह का तापमान जो है कम हो जाएगा, सतह का जो है दाब कम हो जाएगा। इसलिए जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ दाब कम होगा, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ, क्योंकि ठंडी जगह है तो वहाँ जो है दाब ज़्यादा होगा। सेकंड चीज़, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये हमारे क्लास 6 में हम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको समझाने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, ये देखिए, रिवॉल्यूशन कर रही है, परिक्रमण कर रही है।
सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पृथ्वी पर कर्क एवं मकर रेखा के बीच में इसका दोलन होता है। ये देखिए कर्क रेखा, वही यहाँ जो है मकर रेखा के पास में सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, समझ रहे। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य जो है अपना दोलन करता रहता है। तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो साल में एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर, फिर 2 बार जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ये देखिए 21 जून का जो समय है वो आपका उत्तरायणांत अर्थात आपका समर सोलिस्टिस का समय है 21 जून का, जिसमें जो गर्मी का समय होता है इस समय सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर रहती है। उसके बाद जो 23 सितंबर का जो समय है उस समय जो है इक्विनॉक्स अर्थात विषुव, जो विषुव जो है इक्विनॉक्स, जो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उस पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। वहीं जो 22 दिसंबर है उस पर आपकी मकर रेखा है, उस पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। और जो 21 मार्च है वहाँ पर आकर पुनः जो विषुव है उस पर सीधी रेखा पड़ेगी। तो आप इसको देखें कि पृथ्वी जो है वो इस सूर्य के चारों ओर एक साल में एक ना एक चक्कर पूरा कर लेती है। उसमें 21 जून और 22 दिसंबर जो 2 ये हैं इन पे कर्क और मकर रेखा पर सीधी किरण पड़ती है। वहीं 23 सितंबर और 21 मार्च यहाँ जो है विषुवत पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है वहाँ तापमान ज़्यादा रहता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है साथियों, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपतन कोण है उसका भी जो सूर्य के तापमान है उसमें सीधा संबंध है। जो सूर्य जो है ये देखिए, जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, वहाँ पर जो पृथ्वी की सतह और सूर्य की किरण के बीच में जो बनने वाला कोण है वो सबसे ज़्यादा होता है 90 डिग्री। ये आपतन कोण है, जबकि जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाते हैं तो आपतन कोण में कमी हो जाती है। तो आपतन कोण में जैसे जैसे कमी होगी सूर्य के तापमान में भी कमी होगी, पृथ्वी के जो सतह है इसके तापमान में भी कमी होगी। तो आप समझें जो सूर्य से आने वाली जो किरण है वो विषुवत रेखा पर जो है वो 90 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं ध्रुव की ओर तो आपतन कोण में कमी आती है और पृथ्वी के औसत तापमान में भी कमी होती है। ये अपने इक्विनॉक्स की बात थी। अदरवाइज आपको पता है कि 21 जून का समय है, यहाँ पर जो है सूर्य सीधे कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा। 22 दिसंबर का जो समय है वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी। और जो 21 मार्च और जो 23 सितंबर का जो समय है इन दोनों पीरियड में सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर पड़ती है। ठीक है साथियों, ये आप पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इसको समझाया। अब हम आगे आते हैं तापमान पेटियां एवं वायुदाब पेटियां। साथियों तापमान की पेटियों के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये देखिए ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जैसे कि हमने आपको बताया कि सूर्य की सीधी किरण कर्क और मकर रेखा के बीच में ही दोलन करती है। ये आपका जो 21 मार्च का समय है वो आपका कर्क रेखा पर रहता है। फिर आपका जो है मार्च के बाद में जो जून का माह है उस पर फिर विषुवत रेखा पर आ जाती है। और फिर इसके बाद में जो है आपके ये देख सकते हैं आप, जो आपको अभी बताया था हमने कि 21 जून को जो है जून को जो है कर्क रेखा पर, और फिर सितंबर में विषुवत रेखा पर, और दिसंबर में हमारी मकर रेखा पर आ जाती है। तो इस प्रकार से साल में एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर एवं 2 बार जो है विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर औसत तापमान काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। वहीं कर्क रेखा और जो आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके बीच वाले एरिया को सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जो क्योंकि ये ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। वहीं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच के को शीत कटिबंध कहते हैं। वहीं सेम चीज़ जो है हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है, ये आप पिछले क्लास में पढ़ ही चुके हैं। ये देखिए साथियों, हम आपको जैसे कि हमने बताया था आपको कि 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा है, यहाँ पर औसतन सूर्य का तापमान
औसतन पृथ्वी का तापमान सर्वाधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण ही विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण ही यहाँ पर जो है प्रेशर लो प्रेशर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो हवाएं, जो तापमान ज़्यादा होने के कारण हवाएं गर्म होंगी, हल्की होकर हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, और जब हवा ऊपर की ओर उठेगी तो सतह पर जो है दाब कम होगा। वहीं जो है 90 डिग्री जो आप अक्षांश देख रहे हैं, यहाँ पर तापमान क्योंकि काफ़ी कम होता है, इसलिए जो है यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। तो साथियों, तापमान ज़्यादा होने पर 0 डिग्री पर लो प्रेशर होगा, वह तापमान कम होने के कारण 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आपका हाई प्रेशर होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं कर रही होती तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण से जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ से जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री लो प्रेशर की ओर सीधी हवाएं चलती और सिर्फ यही हवा का मूवमेंट होता। लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी की सतह पर हम देखें तो हमारी जो है वायुदाब की पेटियाँ 7 वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करना भी है। आपको पता है साथियों कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण जो है जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिसिस फोर्स जो है उसकी उत्पत्ति होती है, और इस कोरियोलिसिस फोर्स की उत्पत्ति होने के कारण जो है आपके ये देखिए, जो हवाएं विषुवत रेखा पर गर्म होकर ऊपर उठी थी हल्की होकर, जब क्षोभ सीमा को क्षोभ मंडल में जाती हैं तो ऊपर जाकर ये हवाएं फिर बाद में जाके फैलती हैं दोनों, और जब ये 30 डिग्री अक्षांश के आसपास आती है तो यहाँ आकर ये बैठने लगती है सतह पर। इसके कारण जो है यहाँ पर हाई प्रेशर की उत्पत्ति होती है। ये देखिए, यहाँ पर हाई प्रेशर की उत्पत्ति होगी। वहीं इस और ये 60 डिग्री है, इस पर ये जो 30 डिग्री पर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर था, यहाँ से हवाएं चलती हैं, और वहीं जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो ध्रुवीय उच्च वायु दाब था, यहाँ से हवाएं जो चलती हैं, तो ये दोनों हवाओं के मिलने से यहाँ पर जो वाताग्र के कारण जो है दोनों हवाओं के अभिसरण से यहाँ पर जो है लो प्रेशर बनता है, जिस पर कि जो ठंडी हवाएं है, ये गर्म हवा, तो ठंडी हवा जो गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है, जिसके कारण जो है सतह पर लो प्रेशर बनता है। तो साथियों, आप इस चीज़ को समझ पाए हैं कि पृथ्वी पर जो वायुदाब की पेटियां हैं वो हमारी 7 आदर्श वायुदाब की पेटियां हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं होता और पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर होती तो सीधी सी बात है 0 डिग्री अक्षांश पर तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ लो प्रेशर होता, और ध्रुवों पर जो है तापमान कम होने के कारण हाई प्रेशर होता। तो हवाएं जो है ध्रुव से और इधर की ओर चलती है, और सेम चीज़ जो है यहाँ भी होती है, और किसी भी प्रकार की और वायुदाब पेटियाँ बीच में नहीं पाई जाती। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है, जिसके कारण कोरियोलिसिस बल लग रहा है, और जो केवल तापमान ही एकमात्र कारक नहीं रहा है जो वायुदाब की पेटियों को प्रभावित करता है, इसके अलावा जो है यांत्रिक कारक भी इसको प्रभावित कर रहे हैं। और सेकंड चीज़, ये हवाओं की जो मूवमेंट की दिशा है, यदि पृथ्वी नहीं घूमती अपने अक्ष पर तो सीधी आती, जैसे आप रेड और एरो से देख सकते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है, लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सीधी चलती है, लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण जो उत्तरी गोलार्ध है इस पर हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये कोरियोलिसिस बल के कारण हो रहा है। इसे जो है इसके कारण जो है हवाओं की दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ये हमारी प्रमुख वायुदाब पेटियाँ हैं। यहाँ आप और ज़्यादा समझ पाएंगे। ये देखिए साथ, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है जो 0 डिग्री अक्षांश है। आपको पता है यहाँ पर तापमान अधिक होता है। जब तापमान अधिक होगा तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, सतह पर लो प्रेशर होगा। वहीं जो 90 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर क्योंकि तापमान कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। यदि कोई अन्य कारक प्रभावित नहीं कर रहा होता और तापमान ही एकमात्र कारक होता है इसको प्रभावित करने का वायुदाब पेटियों को, तो हवाएं सीधे ध्रुव से
और व्यापारिक पवन ध्रुव से और 0 डिग्री अक्षांश की ओर चलती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। इस कारण से जो 30 डिग्री है, जो आपकी जो 0 डिग्री पर जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी थी, वो आपकी 30 डिग्री पर आकर नीचे बैठती हैं, जिसके कारण यहाँ हाई प्रेशर बनता है। वहीं इस हाई प्रेशर से जो हवाएं, जो ये देखिए सब पोलर जो की ओर जो हवाएं चलती हैं, और ऊपर से इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यहाँ से हवाएं चलेंगी उच्च वायुदाब से। ये दोनों हवाएं जब मिलती है तो ये यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा इसको धकेल के बनाती है। ये देखिए, ये जो है ये वाताग्र बनता है। यहाँ वाताग्र के कारण जो है गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा इसको ऊपर की ओर धकेलती है। इसके कारण यहाँ जो है लो प्रेशर बनता है। तो साथियों, ये बिल्कुल ध्यान रहे कि आपके साथ आदर्श वायुदाब की पेटियाँ हैं। ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, डोलड्रम का क्षेत्र भी है, जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो बीच का क्षेत्र है, ये आपका डोलड्रम क्षेत्र है। यहाँ पर क्षैतिज हवाओं में कोई गतियाँ नहीं होती है, इसलिए इसे शांत वायुदाब की पेटी भी कहते हैं। वहीं ये देखिए, कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर जो विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर हवा जो गर्म होकर उठती थी, उसके आगे बैठने से यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। इसे जो है अश्व अक्षांश भी कहते हैं। और यहाँ से जो अपना है, जो उच्च वायुदाब की पेटी है, यहाँ से जो विषुवत रेखा की निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली जो हवाएं इन्हें व्यापारिक पवन कहते हैं। वहीं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, यहाँ से और सब पोलर की ओर जो हवाएं चलती हैं, इन्हें पछुआ पवन कहते हैं। साथियों, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन जो है, इनका जो नामकरण है वो इनके चलने की दिशा के आधार पर दिया। जब पश्चिम की ओर से हवाएं चलती है तो उन्हें पछुआ पवन कहते हैं। हवाएं जिस दिशा से चलती है उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया है। और वही पूर्वी पवन मतलब पूर्व की दिशा से चल रही है। ये जो व्यापारिक पवनें इन्हें कहते हैं, इसका मुख्य कारण ये था कि प्रारंभिक समय में जो व्यापारी होते हैं उन्हें इन पवनों से बहुत सहायता मिलती थी, इसीलिए इसे व्यापारिक पवन कहते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं साथियों, आपको बिल्कुल ये क्लियर हो चुकी है। पछुआ पवन पश्चिम से चल रही हैं, इसलिए पछुआ पवन कहते हैं। तो ये आपकी प्रमुख वायुदाब की पेटियाँ थी। तो आपकी प्रमुख वायुदाब की पेटियाँ कितनी हैं साथियों? 7 वायुदाब की पेटियाँ। ये देखिए, एक आपकी ये उच्च वायुदाब की पेटी है, ये आपकी निम्न वायुदाब की पेटी है, ये आपकी उच्च वायुदाब की पेटी है। 3 ये पेटियाँ तो आपकी उत्तरी गोलार्ध में हो गई 0 डिग्री से ऊपर। उसी प्रकार से 3 पेटियाँ देखिए आपकी ये नीचे हो गई, तो 6 पेटी, और 1 पेटी आपकी जो है भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की पेटी है। इस प्रकार से टोटल आपकी 7 वायुदाब की पेटियाँ हैं। इसके बाद में हम पवन के बारे में पढ़ेंगे साथियों। पवन जो है हमारे जो विंड जिसको बोलते हैं, देखिए साथियों, वायु और पवन में अंतर है। जब हवा चलती है, जब हवा क्षैतिज रूप से गति करती है तो उसे पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड भी 3 प्रकार से होती है। एक तो स्थायी पवन है, इन्हें सनातनी पवन भी कहते हैं, ग्रहीय पवन भी कहते हैं, भूमंडलीय पवन भी कहते हैं। क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि ये पवनें जो हैं स्थायी रूप से पाई जाती हैं और ये लगभग स्थायी रूप से जो है अपनी गति करती है, इसीलिए इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। जो आपकी व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, जो आपकी व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनें थी, ये आपकी स्थायी पवनों की श्रेणियों में आती हैं। उसके अलावा जो मानसूनी मौसमी पवनें हैं, ये अपने मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं परिवर्तित कर लेती है, इन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। ये देखिए, जैसे गर्मी के समय में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती हैं, वहीं जो है सर्दी के समय जो है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन चलती है। तो ये मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदल लेती हैं, इन्हें मौसमी हवाएं होती हैं। वहीं कुछ लोकल विंड्स भी हैं, जैसे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। आपको पता है कि स्थल भाग जो है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जब दिन का समय होता है तो सूर्य के तापमान के कारण ज़मीन जो है जल्दी गर्म हो जाएगी और यहाँ पर लो प्रेशर होगा, वहीं पानी पर हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलेंगे तो पानी आर्द्रता लेके चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। तो ये तो हो गया आपका सागरीय हवाएं जो दिन के समय चलती है। वही रात के समय जो है आपके स्थल से और इधर की साइड चलती है आपके सागर की ओर, ये आपकी जो है स्थानीय पवनें पाई जाती हैं। लास्ट में हम वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। साथ ही वर्षा कैसे होती है? आपको पता है कि जब महासागर या जलीय सतह जो है इसका पानी
सूर्य के जो प्रकाश से तापमान ज़्यादा होने के कारण ये बाष्प बन के बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो जल है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और ये जल वाष्प जो है हमारी बाद में जब आर्द्रताग्राही नाभिकों के चारों ओर चिपक जाते हैं तो ये बादल बना लेते हैं। और लास्ट में जब संघनन होता है, जिसमें जल वाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होता है, वो संघनन से जल में परिवर्तित हो जाते हैं एवं जब ये बूंदें बाहरी हो जाती हैं तो ये वापस जो है पृथ्वी सतह पर आ जाती है। इसे वर्षण कहते हैं ये पूरी प्रक्रिया को। तो आप समझते हैं वर्षा भी जो है वो आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार की वर्षा पाई जाती है। ये संवहनीय वर्षा, जो अभी आपने देखा कि विश्वोत्तरी के क्षेत्र पर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हवा गर्म होती है, गर्म होने के कारण हवा हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण हवा ऊपर उठ जाती है। और जब हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाने पर आपको पता है कि क्षोभमंडल में जब ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। भाई सामान्य तापहास दर है हमारी 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो ये जो है हमारा संवहनीय वर्षा करते हैं ये लोग। ये और जो हमारी पर्वतीय वर्षा है, जब हमारी पवन जो है कोई आर्द्रता लेके आती है तो वो पर्वतीय क्षेत्रों से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है। वहीं जो चक्रवातीय वर्षा है वो हमारे ठंडी और गर्म वायु, मतलब उष्ण एवं कोल्ड जो वायु है हमारी, हॉट एवं कोल्ड वायु, इन दोनों के मिलने से जो वाताग्र बनते हैं उस पर गर्म वायु ऊपर उठती है और जिसके कारण जो है चक्रवातीय वर्षा होती है। तो ये हमारे विभिन्न वर्षा के प्रकार थे। तो यही सब चीज़ें जो हमारे इस चैप्टर के अंदर थी। उम्मीद करते हैं साथी आप सब लोगों को ये समझ में आई होगी। अब हम एनसीईआरटी क्लास 7 के जो चैप्टर है हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हैं जो हमने जो पढ़ा है, उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसके साथ। ये देखिए साथी, वायु, ये देखिए वायुमंडल हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के संगठन इसको हम समझ चुके हैं कि वायुमंडल के अंदर जो है कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है उसको हम आपको समझा चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमारे पृथ्वी का तापमान को बनाए रखती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे इस में था। इसके बाद में ये हमारी जो गैसें थी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग हम पढ़ चुके हैं। हम आपको ये बता चुके हैं साथियों कि जो हल्की गैस होती है वो ऊपर पाई जाती है और जो भारी गैस होती है वो पृथ्वी की सतह के पास में पाई जाती है साथियों। ये वायुमंडल की संरचना है। वायुमंडल विभिन्न परतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये हम आपको हर परत की विशेषता बता चुके हैं। साथ ही इसमें एक जो परत थी हमारी, जो वायुमंडल जिसको कहते हैं, जिसमें आयन मंडल भी है वायुमंडल में, इसकी एक विशेषता और थी। इसके अंदर ऑरोरा लाइट पाई जाती है। जो अपना उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के उधर कभी कभार लाइट जैसी चीज़ दिखाई देती है वायुमंडल में, वो इसी मंडल में जाके दिखाई देती है। आपकी जो वायुमंडल था उसमें ऑरोरा लाइट्स आपकी दिखाई देती है, ये उसके अंदर था। मौसम एवं जलवायु के बारे में हम आपको बता चुके हैं साथियों। ये देखिए यहाँ आपको ये पता होगी तापमापी जो है वो तापमान मापती है, वायुदाबी आपकी वायुदाब मापती है, वर्षा मापी आपकी वर्षा मापती है, और ये आपको पवन की दिशा नापने के लिए है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमने आपको बता दिया था कि सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। ये आपका एयर प्रेशर था, ये हम आपको समझा चुके थे। पवन हमने आपको बता दिया है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पवन जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। साथ ही हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपकी एनसीईआरटी आपने पढ़ी नहीं है, अधूरी रह गई है।
मैं यही बताना चाहूँगा कि हमने जो पढ़ाया वही सभी चीज़ इसमें थी। ये देखिए पवन जो हमने स्थायी पवन जो बताया था आपको, प्लेनेटरी विंड्स जिनको कहते हैं, वर्ष पर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, जैसे ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन, व्यापारी पवन, ये सब आपकी स्थायी पवनें हैं। मौसमी पवनें हैं जो मानसूनी पवनें होती हैं। स्थानीय पवन जो है आपकी लोकल विंड्स जो है, जैसे स्थल, समुद्री, सागर, है ना, ये सब आपकी जो है पवनों के प्रकार थे, ये हम बता चुके हैं। वहीं जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी, इसके बारे में बताया कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। और उसके बेस पर जो वर्षा के प्रकार थे, संवहनीय वर्षा, जो हवा के ऊपर गर्म होने के कारण ऊपर उठने के से जो वर्षा होती है वो आपकी संवहनीय वर्षा है, जो मुख्य रूप से विषुवत के क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय वर्षा है, जो जहाँ भी पर्वत पाए जाएंगे वहाँ होगी, बस उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ आर्द्रता युक्त वायु जो है उसे टकराए। और ये आपकी चक्रवातीय वर्षा है, जहाँ पर ठंडी और गर्म वायु जो है वो आपस में जो मिलती हैं, जो वाताग्र जहाँ बनते हैं, उसके कारण जो है चक्रवाती वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर साथियों कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर पसंद आए होंगे और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए साथियों। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये देखिए साहब, जैसे वायुमंडल क्या है, हमने आपको बता दिया है कि वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण, जो गैसीय आवरण है, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? बिल्कुल, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव पैदा करती है? बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं? जो शॉर्ट टर्म जो चेंजेस होते हैं उसे ही मौसम कहते हैं। आपको बताया था, वर्षा के 3 प्रकार आपको बता दिए थे, संवहनीय जो वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, और उसके अलावा चक्रवाती वर्षा है। वायुदाब क्या है? जो हमने आपको बताया, पृथ्वी सतह पर जो वायु के द्वारा जो दाब लगता है, प्रेशर जो लगता है, उसे वायुदाब कहते हैं। कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ये आपको बताया, ओजोन गैस है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभमंडल में जो है सर्वाधिक जो है मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं हमारी। वायुमंडल के में निम्नतम कौन सी बादल भी है? तो आपको पता है कि जो बादल और इस तरीके की चीज़ें क्षोभमंडल के अंदर जो है मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं हमारे। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? जब ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। व्यापारिक पवन, लू, मानसून पवन। हाँ साथियों, ये जो हमारी चीज़ें थी हमने आपको वैसे बता दी थी कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो हमने आपको बता दिया कि हमारी स्थायी पवन है, प्लेनेटरी विंड्स है, उसका एग्जाम्पल है। लू जो है एक लोकल विंड है, उसका एग्जाम्पल है। मानसून जो है मौसमी पवन है, और जो पवन है वो हवा की जो क्षैतिज गति होती है उसे पवन कहते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी चीज़ें जो है अपने इसके साथ अपनी स्टडी को बराबर से प्रॉपर वे में बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।